तहरीक करामता की पुरस्कार दास्तान बगदाद की रात किस्त नंबर 5। जाफर नजूमी ने मंजर इब्ने हर्ब के बारे में जब वो अहमद अबू अब्बास के हमरा दश्ते फराज से लौटा बड़ी अजीबोगरीब और नाकाबिले यकीन पेशगोई की, और पेशगोई ये थी कि इब्ने हर्ब, सितारे कहते हैं तुम्हें बगदाद से भागना पड़ेगा, अगर नहीं भागोगे तो अहमद अबू अब्बास की तलवार तुम्हारा सर कलम कर देगी। इब्ने हर्ब ये पेशगोई सुनकर दंग रह गया, और जब इसने ज़रा सोचा, हवा ज़रा बजा हुए, तो बोला, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जाफर नजूमी कहने लगा, अहले मार्फत और अहले नजूम को जो इस कायनात के इसरार जानते हैं, अक्सर लोग दीवाने ख्याल करते हैं। तुम्हें भी मेरे दिमाग की सेहत पर शुबा है, लेकिन ये बात आसमानों के दफ्तर में लिखी जा चुकी है कि एक दिन तुम पर बगदाद के दरवाजे बंद हो जाएंगे और मौत तुम्हारा पीछा करेगी। ये सब कुछ अहमद अबू अब्बास के हुक्म पर होगा। मैं तुम्हें सिर्फ नसीहत कर सकता हूँ कि जब खलीफा के प्यादों या सवारों को अपने घर की जानिब आते देखो तो फरार होने में देर न लगाना। इब्ने हर्ब ने जाफर की बात सुन बात को हंसी में उड़ा दिया। उसके नजदीक पेशगोई झूठ का पलंदा थी। जाफर बड़े इत्मीनान से बोला, तुम्हें मौत से सिर्फ वही घड़ी बचा सकती है जिसमें फरार होने का मौका मिल सके, उस घड़ी को जाया न कर देना। जाफर की हर बात अजीब और नाकाबिले एतबार थी। अहमद अबू अब्बास और इब्ने हर्ब के दरमियान दुश्मनी तो क्या, शिकंजी पैदा होने का भी एहतमाल ना था। दोनों में कई साल से दोस्ती का गहरा पैबंद था। दोनों के मिजाज यकसा थे, दोनों बहादुर और दुश्मन के हक में बेरहम थे। सबसे अहम बात यह थी कि इब्ने हर्ब दोस्ती नहीं, उसके मुहाफिज दस्ते का सालार और एक काबिल एतमाद मुहाफिज भी था, जिसने जंग के अयाम में अपनी जान खतरे में डालकर अब्बासी शहजादे की जान बचाई थी। इसलिए अहमद उसे अजीज रखता था और अमूमन मशवरे में शरीक करता। जाफर ने इस तल्लुक को नजरअंदाज करके सिर्फ नजूम के इल्म पर भरोसा किया और उसके जायचे या नक्शे के मुताबिक जो उन सीधा सा नतीजा सामने आया बयान कर दिया था। हालांकि आज तक कोई इल्म मुकम्मल नहीं हुआ। इल्म नजूम के मुतालिक तो रवायत भी सुनने में आई है कि आदमी 90 साल तक ये इल्म पढ़ता और सीखता रहे, फिर 90 साल फल्कियात का मुताला करे और तजर्बात से गुजरे, तब कहीं जाकर वो ऐसी पेशगोई कर सकता है जिसमें गलती का इम्कान ना हो। गोया अज़रुए नजूम सही पेशगोई करना नामुमकिन है, क्योंकि आदमी की उम्र मुख्तसर होती है। इब्ने हर्ब के नज़दीक जाफर नजूम के उस मेयार पर पूरा न उतरता था और उसने पेशगोई करके अपने इल्म फल्कियात का भांडा फोड़ दिया था। उसकी सारी बातें खराफात और झूठी थी, और किताब कहती है कि झूठी जुबान, झूठे गवाह और झूठे आलम से दोस्ती न कर। उसने 5 सूफ दिनार निकाल कर सामने रख दिया और कहा, ऐसी पेशगोई जिसका एक हर्ब भी पूरा नहीं हो सकता। 5 दिनार मुआवजा बहुत ज्यादा है, लेकिन मुआवजा इसलिए दे रहा हूँ कि किसी लायक तबीब से अपना इलाज करा सको। जाफर नजूमी ने सोने के सिक्के उठाकर फौरन जेब में रख लिए और साथ ही आसमान की तरफ उंगली उठा दी थी। इब्ने हर्ब आदमी को मुश्किल वक्त और बुरे इंजाम से डरना चाहिए। अक्लमंद लोग वो हैं जो सितारों का कलाम सुनते, उनके इशारे समझते और बुरे वक्त से बचने के लिए आसमान की हदायत पर अमल करते हैं। तो ये थी वो पेशगोई जो जाफर नजूमी ने इब्ने हर्ब के बारे में की, और इस बात पर जोर दिया कि किसी से इसका तज़किरा भी ना करे। इसने खुद ही इस अफवाद को बयान करने की ज़रूरत ना समझी थी, लेकिन इस पेशगोई के ठीक 11वें दिन वो कहका मारकर हंस दिया, और उसकी हंसी रुकने में नहीं आ रही थी। अहमद अबू अब्बास ने बरसरे इक़्तिदार आने के बाद उस रोज़ पहला हुक्म जारी किया था कि कोई नजूमी और किस्सा गो रास्ते में बैठे, न कोई पेशगोई करे और खुद फरोश फलसफे की किताबें न बेचें। इस हुक्म के साथ ही नजूमी और दास्तान सराओं का ज़माना उजड़ गया, जो बगदाद के बाजारों और रास्तों में जमघटे लगाए बैठे रहते थे। जब वो शाम या बहरीन का रुख करने लगे, इब्ने हर्ब ने यह खबर भी सुन ली कि जाफर नजूमी ने बाब शमासिया से अपना अड्डा उठा लिया है। सितारा सबा के नक्शे समेट लिए, बुर्ज समावा के खापके लपेट लिए, खूनी पंजे और अलम उखाड़ लिए, किताबें तकदीर के साथ जायचों की लोहे भी एक बूझे में बंद कर ली, और बगदाद से रुखसत होने की तैयारियां कर रहा था। वो नजूमियों के खोखले इल्म और इबरतनाक इंजाम पर हंस रहा था जो बगदाद से निकल रहे थे। जाफर नजूमी के अफवाद पर कहके लगा रहा था, जिसने पेशगोई की थी कि इब्ने हर्ब पर बगदाद के दरवाजे बंद हो जाएंगे और मौत उसका पीछा करेगी। लेकिन सितारा शनास नहीं जानते थे कि उनके सितारे गर्दिश में आने वाले हैं। दूसरों की किस्मत का हाल बताने वाले अपने इंजाम से बेखबर थे, और जाफर नजूमी को भी इस बात का इल्म न हो सका कि अब वो किसी रास्ते पर अपने नजूम के तिलिस्म कदम में बैठकर कोई पेशगोई न कर सकेगा, बल्कि उसे बगदाद से भागना पड़ेगा। अहमद अबू अब्बास का हुक्म बादलों के हाशियों पर टूटने वाले बिजली की तरह बिल्कुल नागहा नाफिज हुआ, और अपने मुस्तकबिल से बेखबर नजूमियों के होश उड़ गए।
ابن حرب जाफर नजूमी की बदहवासी का तस्वुर करके जो खलीफा का हुक्म सुनकर उस पर तारी हुई होगी बेतहाशा हंसे जा रहा था और इस ख्याल से एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था कि उसके फरार की खबर देने वाला खुद फरार हो रहा है। दूसरे रोज जाफर अर्रसाफा के दरवाजे पर नजर आया। बगदाद छोड़ने से पहले वो मलका जीजे खातून से एक मुख्तसर सी मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। उसके बुग़्ज़ा नजूम में मलका के लिए भी एक अहम खबर थी और चाहता था कि रुखसत होने से पहले वो खबर इसके गोशगुजार करता चला जाए। अर्रसाफा के मुहाफिज सरदार हरबल कुंदी से ये तवक्को बेजाना थी कि पुरानी दोस्ती के नाते वो मलका आलिया से उसकी मुलाकात का बंदोबस्त नहीं कर देगा, बल्कि खलीफा को भी इस मुलाकात की कानो कान खबर न होने देगा। हरबल कुंदी ने उसे मायूस न किया और ये एहतियात भी मद्देनजर रखी कि फ़लस्तीनी कुनिस दमना के सिवा जो हरब के साथ कुछ राजदारी की बातें भी कर लेती थी, किसी को जाफर के अर्रसाफा तक आने की मुतल्लिक खबर न हो सके। ये एहतियात इसलिए ज़रूरी थी कि अहमद अबू अब्बास किसी नजूमी को अपने कसर के करीब भी न फटकने देता और अपने अहकाम की तामील में बड़ा सख्त था। हर्ब जानता था कि अगर खलीफा के कान में इस मुलाकात की भिनक भी पड़ गई तो अर्रसाफा की निगरानी से बरतरफी के साथ इसे सजा भी भुगतना होगी। इस खतरे के बावजूद उसने जाफर की दोस्ती का भरम कायम रखा। दमना ही जीजे खातून तक सरदार हर्ब की दरख्वास्त लेकर पहुंची कि जाफर नजूमी को मुलाकात और अर्ज मतलब की इजाज़त दी जाए। यह बात भी गोश गुजार कर दी गई कि वो मलका मुअज़्ज़मा को मुस्तकबिल की कोई अहम इत्तला देने आया है जिस पर उनकी अपनी बेहतर जिंदगी का इन्हसार है। यूं तो हर फर्द को, लेकिन बिलखुसूस हर औरत को अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल का हाल जानने से गहरी दिलचस्पी होती है। जीजे खातून को इल्म था कि कसरे शाही में किसी नजूमी का दाखिला ममनू है, लेकिन दमना ने सरगोशे में बता दिया कि हर्ब ने जाफर की आमद को सीगा राज में रखा है और आपसे उसकी मुलाकात भी खुफिया होगी। तो मुलाकात पर तैयार हो गई कि देखिए तो सही जाफर अपने नजूम की मुट्ठी में उसके लिए क्या छुपा कर लाया है। वो दमना को साथ लेकर बड़ी एहतियात से और राजदारी के साथ कमरा मुलाकात में पहुंची। उधर हर्ब ने भी जाफर को समझा दिया था कि मुलाकात मुख्तसर होनी चाहिए। फिर उसे खुफिया दरवाजे से लेकर कसर में दाखिल हुआ और मेहराबी गुलाम गर्दिशों में बेआवाज चलता उस कमरे में पहुंच गया जो खुफिया मुलाकात के लिए तय कर लिया गया था। जालीदार पर्दे के पीछे जीजे खातून एक मेहराब में बैठी थी। दमना ने इत्तला दी कि जाफर इस वक्त मलका मुअज़्ज़मा के हुजूर में है, जिस पर इसने मुलाकात के दस्तूर और अहले इल्म के रवायत के मुताबिक बड़ी न्याज़मंदी के साथ सलाम किया और कहा, मैं इस अनायत के लिए तहे दिल से ममनून हूँ कि आपने मुझे शर्फ़े बारियाबी बख्शा है। ऐसे पर्दा जीजे खातून की आवाज़ सुनाई दी। जाफर, मुलाकात की इजाज़त इसलिए दी गई कि तुम बगदाद से अज़रूह खातिर होकर ना जाओ और तुम्हारे दिल में कोई मलाल न रहे। जो कहना है बिला खौफ कहो। आपकी इस नवाजिश का भी शुक्रिया मलका आलिया, मगर अब कहने के लिए कुछ नहीं। फिर शिकायतामेज़ लहजे में बोला। अबू अब्बास ने अहले नजूम की जुबानों पर कुफल डाल दिए और कुंजी अपनी मुट्ठी में दबा ली। हालांकि इल्म फल्किया से तकदीर के इसरार की गुत्थियां खोलता और हर ज़माने में आलिमों और दानश्वरों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। आले अब्बास के आली मर्तबत खलीफा मंसूर अबू जाफर ने माहिरीन नजूम को अपना मुकर्रब बनाया और हमेशा उनके मशवरों पर अमल किया। खलीफा नामदार मामून अब्दुल्ला, जिनकी हिकमत व दानिश और शुजाअत व असाबत राय में किसी को कलाम ना था, खुद फल्कियात के माहिर और अहले नजूम की बड़ी इज्जत करते थे। लेकिन अब यह ज़माना आ गया है कि मुनज्जमों को पेशगोई करने की इजाज़त नहीं। क्या अबू अब्बास नहीं जानते कि ज़मीन पर कोई वाक़या उस वक्त तक ज़हूर में नहीं आता जब तक आसमानों की किताबें इसरार में दर्ज न हो जाए। अफसोस, इल्म पर पहरे लगाए जा रहे हैं। शायद वो कुछ और भी कहता, लेकिन मलका जीजक ने उसकी बात काट दी। अमीरुल मोमिनीन के हुक्म पर बहस बेकार है जाफर। न तुम इन्हें इल्म नजूम का कायल कर सकते हो, न मैं इनके हुक्म को तब्दील कर सकती हूँ। इसलिए सिर्फ मतलब की बात करो और जिस मकसद के लिए आए हो वो बयान करो। मैंने सुना है तुम मुझे कोई ज़रूरी खबर देना चाहते हो। ये दुरुस्त है मलका आलिया, मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है। फिर मैं वो खबर सुनने के लिए बेचैन हूँ, मगर पहले मुझे इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि जो कुछ अर्ज़ करूँगा वो सिर्फ आपकी ज़ात ग्रामी तक महदूद रहेगा और इसकी इत्तला किसी भी ज़रिए अबू अब्बास तक नहीं पहुँचेगी। भरोसा रखो, इस वक्त मेरे सरदार हर्ब और दमना के सिवा यह कोई नहीं जो तुम्हारी बात सुन सके, और जो कुछ तुम कहोगे वो हमारे सीनों में अमानत की तरह महफूज रहेगी। जाफर ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर जो कुछ बयान करने वाला हूँ उसे तवज्जो से सुनिए। ये कहकर उसने इजहार मतलब के लिए अपने मखसूस और मुअस्सर अल्फाज का इंतखाब किया, जिससे मुखातिब को हैरान कर दिया करता था। फिर कहने लगा, मलका आलिया, मैंने हफ्ता फलाक पर सितारों के तगय्युरात देखे, बुरूज समावी के क़याम और कवाकिब की रफ्तार का मुताला किया, आसमानों में झांक कर देखा और किताब इसरार के कुछ वाक़यात को अपने नक्शे में उतारा है। जब मैं सितारों की रफ्तार उनके असरात के मुताबिक मुस्तकबिल की लकीरें खींच रहा था, बगदाद पर कहरो हलाकत की बिजलियों के कड़ाके मेरी समाज से टकराए। मैंने देखा
معزول خلیفہ معتمد کا ڈوبا ہوا ستارہ تاریکیوں کے افق سے پھر طلوع ہو رہا ہے اور اہل بغداد اس ستارے کو سلام کہہ رہے ہیں۔ ملکہ جیجک دم بخود رہ گئی۔ اگر معتمد کا ستارہ بغداد کے افق پر طلوع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ احمد ابو عباس کے اقتدار کا ستارہ غروب ہو جائے گا اور وہ بھی عباسیہ کے عالی مرتبت ملکہ نہیں رہے گی۔ بڑی پریشانی سے بولی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو جعفر؟ میں نہیں، ستارے کہہ رہے ہیں خانم۔ جعفر کا جواب حیران کر دینے والا تھا۔ آسمانوں پر لکھی جانے والی کتاب تقدیر میں ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ درج ہونے والا ہے، اور ہم اہل نجوم تو صرف کسی واقعے کی قبل از وقت اطلاع دینے کے گناہگار ہوتے ہیں۔ جیجے خاتون ذرا چونکی۔ تم نے کہا ہے کہ کوئی واقعہ کتاب تقدیر میں درج ہونے والا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی وہ واقعہ درج نہیں ہوا۔ جعفر نے ملکہ کی پریشانی بھانپ لی، مطلب سمجھ کر کہا، بے شک ابھی اس کے اندراج میں کچھ عرصہ، کچھ وقفہ باقی ہے، کیونکہ کتاب تقدیر پر صرف کتی بات درج ہوتی ہے، اور ابھی دو ستارے ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں۔ ایک خود روشن ہے، دوسرا کسی کی تجلی سے روشنی حاصل کر رہا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے۔ لیکن آج کے دن سے بھی 7واں مہینہ پورا نہیں ہوگا کہ جو کچھ ہونے والا ہے ہو جائے گا، اور بغداد کے لوگ ناقابل یقین حالات سے گزریں گے۔ معزز سامعین حضرات، میں نہ علم نجوم پر یقین رکھتا ہوں، نہ ہی آپ کو اس پر یقین کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ کہانی کی خوبصورتی کے لیے ہے۔ آپ ان باتوں پر کبھی یقین نہ کیجیے گا، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ شکریہ۔ جیجے خاتون کسی وضاحت کے بغیر ہی سمجھ گئی کہ جو ستارہ اپنی ذات میں روشن ہے وہ احمد ابو عباس، اور جو کسی دوسرے کی تجلی سے روشنی حاصل کر رہا ہے وہ معتمد ہے، جس کی پشت پر بنی طولون کھڑے ہیں۔ کوئی سوچ کر کہنے لگی، تمہارے الفاظ اگرچہ بڑے محتاط ہیں، لیکن ان سے معلوم ہوتا ہے کہ معتمد خروج کی سوچ رہا ہے اور بنی طولون کو اپنی مدد کے لیے بلائے گا۔ ہو سکتا ہے میرے الفاظ کا مفہوم یہی ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، مگر ابو عباس کے انتخاب پر تو معتمد نے خروج کی بات نہیں کی، صرف خاموشی اختیار کی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ خاموشی آدھی رضامندی ہوتی ہے۔ گویا وہ ابو عباس کے مقابلے سے عملاً دستبردار ہو گیا ہے۔ آپ کی بات درست ہوگی، لیکن آسمان اس واقعے کی شہادت نہیں دیتا۔ ستاروں کی چال کچھ اور کہتی ہے، حالات کی صورت کچھ اور ہے، اور حالات بگڑ سکتے ہیں۔ کیا حالات کو بگڑنے سے روکا نہیں جا سکتا؟ اگر آسمان پر ستاروں کی چال بدل گئی تو زمین پر بھی حالات بدل جائیں گے۔ اصل میں یہ تقدیر کا فلسفہ ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں۔ اس دنیا کو عالم امکانات کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ امکانات اور اسباب پر موقوف ہے، اور اہل علم کسی امکان کو نظر انداز نہیں کرتے۔ جعفر نے ایک اور حیرت انگیز اور بھیانک واقعے کا نقشہ بیان کیا جس کے رونما ہونے کا امکان تھا۔ ملکہ عالیہ، میرا حساب اور ذائچہ کچھ اور بھی بتاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ 7 ماہ کے اندر بغداد میں ایک اہم آدمی قتل ہوگا، جس کے قتل پر تبھی موت کا گمان گزرے گا۔ لوگ اس کا جنازہ اٹھائیں گے اور اسے قبر کے اندھیروں میں دفن کر دیں گے، لیکن اس کے قتل پر اہل بغداد بڑے مضطرب ہوں گے۔ ایک ہنگامہ بپا ہوگا اور کئی دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ ملکہ جیجک نے محراب کی مسند پر بڑی بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اہم آدمی کون ہوگا؟ میرے خاکے اور حساب کے مطابق معتمد اللہ۔ جعفر نے بڑے وثوق سے جواب دیا، 7 ماہ میں اس کے انتقال یا قتل کا بھی امکان ہے، جس پر ایک جھگڑا ختم ہو جائے گا اور ایک نیا جھگڑا شروع ہوگا۔ لیکن یہ واقعے کی دوسری صورت ہے، اور جب آسمان پر ایک ہی واقعے کی 2 صورتیں نظر آتی ہوں اور دونوں کے وقوع میں آنے کے امکانات ہوں، اہل زمین کسی ایک کی صورت بدل دینے کے مجاز ہوتے ہیں، کیونکہ حالات کی تبدیلی میں انسان کی سعی اور کوشش کا بھی دخل ہوتا ہے۔ ملکہ عالیہ، اہل نجوم آسمانوں پر نظر آنے والے پیچیدہ اسرار اس لیے بیان کرتے ہیں کہ زمین پر ناخوشگوار اور خطرناک واقعات کا رخ تبدیل کیا جا سکے، اور میرے علم کے مطابق یہی وہ گوشہ اسرار ہے جسے تقدیر کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا۔ پھر جعفر نے سر جھکا کر خاموشی اختیار کر لی، اور ملکہ جیجک کی آواز سنائی دی، کچھ اور بھی کہو جعفر۔ بس خانم، جو کچھ مجھے کہنا تھا کہہ چکا۔ اب میرے پاس کہنے کے الفاظ اور آپ کے پاس سننے کے لیے وقت نہیں، اس لیے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے سفر درپیش ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم بغداد سے جا رہے ہو، مگر امید ہے پھر لوٹ آؤ گے۔ جعفر نے بھیگی پلکوں سے ملکہ جیجک کی طرف دیکھا، کیونکہ بغداد سے جدائی کا خیال بڑا سوہانے روح تھا، اور بڑے جذباتی لہجے میں کہا، بغداد میرا معلوب شہر ہے، جس کے ساتھ میں پیدائش محبت اور علم کے رشتوں میں بدا ہوا ہوں، لیکن یہ سارے رشتے آج ہی اور اسی جگہ ختم ہو رہے ہیں۔ میں اس شہر میں جس کی زمین میرے پاؤں تلے کھینچ لی گئی ہے، معلق رہ کر جینا نہیں چاہتا، اس لیے یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر جعفر نجومی جیجے خاتون سے رخصت ہوا اور سردار ہربل کندی کے ساتھ اسی خفیہ دروازے سے نکل گیا جس دروازے سے الرصافہ میں داخل ہوا تھا۔ اس نے سردار حرب کو بھی الوداع کہی اور محلہ کرخ کی طرف ہو لیا، جہاں گدھے پر پالان باندھا ہوا تھا اور ضروری سامان تیار رکھا تھا۔
उस रोज जाफर बगदाद से रवाना हो गया। वो बगदाद से बेशक चला गया, लेकिन मलका जीजक के जहन में, दिल में, पूरे वजूद में इसरार और तहय्युर का एक तूफान छोड़ गया, बल्कि अपनी पेशगोई के साथ जो दो सितारों की कश्मकश के बारे में थी, किसी भूगोला सहरा की तरह उसके इर्द गिर्द ही चक्कर काट रहा था। उसे गए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर कई दिन गुजर गए, लेकिन जीजक खातून हर रोज हर शब अपने जहन में उसकी आवाज़ सुनती थी। जाफर ने कहा था, बगदाद के उफक पर मोतमिद का सितारा फिर तुलू होगा और लोग उसे सलाम करेंगे, या फिर जायचे के मुताबिक उसे कत्ल होना और अंधेरी कब्र में उतरना था। इन 2 सूरतों में कोई सूरत पेश आ सकती थी, और जाफर ने दोनों सूरतें पेश करके तकदीर का यह फलसफा भी बयान कर दिया था कि अहले ज़मीन किसी एक सूरत को तब्दील कर सकते हैं। मलिका जीजक के दिलो दिमाग में एक तूफान बपा था, क्योंकि पहली सूरत में मोतमिद के खरूज या फिर असरत नो तुलू की थी। इस सूरत में उसके शोहर अहमद अबू अब्बास को खिलाफत और शायद ज़िंदगी से भी महरूम होना या फिर किसी जिंदान में जाना था, और इसके साथ ही चीचे खातून के लिए भी कुछ बाकी न रह जाता। दूसरी सूरत मोतमिद के कत्ल, कफन और दफन की थी, जिसके साथ सारे खतरे भी दफन हो जाते। उसने सोचा, ये मोतमिद इल्लाह जिसके शोहर का हम नाम और हम कुनियत है, और जिसकी वजह से दौलत अब्बासिया में तुलानी सल्तनत का रखना पैदा हुआ, आखिर जिंदा ही क्यों रहे। वो अपने महल में बैठा जरूर बनी तुलून से खुफिया मुरासलत करता होगा। रात को अंधेरे का लिबास पहनकर आने वाले खबर रसानों के हाथ खुमारवी का खरूज का पैगाम भेजता होगा। अगर वो इस कोशिश में कामयाब हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। क्यों न उसे खरूज से पहले ही ठिकाने लगा दिया जाए। ज़हन की कोठरी में छुपकर बैठा हुआ कत्ल का लफ्ज फौरन जुबान पर आ गया, जिसका जाफर नजूमी ने इम्कान जाहिर किया था। यही एक लफ्ज खंजर में ढलकर ख्यालों पर लपका, लेकिन सोचने लगी, आखिर मोतमिद को कत्ल कौन करेगा।